हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये तीनों विशेज़ मेरी इसलिए होती हैं कि आप जिस भी समय मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वेल विशेज़ हमेशा हमेशा आपके साथ है। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने राउल्स लॉ डिस्कस किया था और आज जो हम लोगों को डिस्कस करना है बेसिकली वो होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जनरली आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन टोटली बेस्ड होता है राउल्स लॉ पर। तो पहले हम राउल्स लॉ को थोड़ा सा बैकअप लेंगे और उसके बाद हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं राउल्स लॉ क्या होता है। तो राउल्स लॉ जो होता है, अगर हम कहें कि राउल्स लॉ क्या होता है, तो हमने पढ़ा था कि राउल्स लॉ ने कहा कि अगर कोई एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन हमने बनाया जिसके अंदर दो कंपोनेंट हैं ए और बी कंपोनेंट हैं और ये वॉलेटाइल कंपोनेंट हैं, तो उसने कहा था कि इन दोनों का जो इस सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो दोनों के पार्शियल प्रेशर का सम होगा। कंपोनेंट ए का पार्शियल प्रेशर और कंपोनेंट बी के पार्शियल प्रेशर को अगर हम सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। दिस विल बी द राउल्स लॉ। फाइनलाइज हुआ था राउल्स लॉ से, ठीक है। राउल्स लॉ का केस बना था ये। अब राउल्स लॉ का केस ये बना था, और अगर हम कहें कि राउल्स लॉ में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे देखा था, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने कैसे देखा था, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने देखा था कि ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पर 0 थे और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यहाँ पर 1 था। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू यहाँ पर 1 था और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0 था। इसी तरीके से प्रेशर ऑफ ए नॉट यहाँ था, ठीक है। और इस तरीके से एक लाइन इस तरीके से हमें मिली थी और एक स्लोप इस तरीके से मिला था, और इन दोनों को ऐड करने पर टोटल प्रेशर आ गया था पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये था हमारा राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ ये था। अब हम बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की। इसको बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं वो राउल्स लॉ को वो टोटली डिपेंड होते हैं। तो जनरली क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन, अब इसको देखना है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग कहेंगे कि दो सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्स लॉ। हम कहेंगे कि दो सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। दो सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन यानी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके कंपोनेंट्स का अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो उसके कंपोनेंट्स का अगर हम पार्शियल प्रेशर का सम कर दें तो पार्शियल प्रेशर का सम किसके बराबर आ जाए, टोटल प्रेशर के, तो वो क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। तो आइडियल सॉल्यूशन, हर आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशन की ये तो हुई एक प्रॉपर डेफिनेशन की, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा वो आइडियल होगा। लेकिन ऐसी क्या कंडीशंस होती हैं कि हम उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, तो वो कंडीशंस हमें समझनी है। आप समझिए, आप सपोज करते हैं हमारे पास एक सॉल्यूट था, वोलेटाइल सॉल्यूट था जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए, और एक एक सॉल्वेंट था हमारे पास, एक सॉल्वेंट था जिसको हम क्या बोल रहे हैं, बी, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आपस में मिलाया गया तो एक सॉल्यूशन फॉर्म हो गया जिसको हम बोल रहे हैं ए बी। सॉल्यूशन क्या बनेगा, ए बी, इस तरीके से। अब आप खुद इमेजिन करिए कि जब ये ए है, सॉल्वेंट ए है या सॉल्यूट ए है, तो इसके अंदर कैसे ए के बीच में बॉन्डिंग होगी, यानी यहाँ पर ए के पार्टिकल्स, एक ए का पार्टिकल दूसरे ए के पार्टिकल से जुड़ा होगा, और सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि यहाँ सारा ही सॉल्यूट है तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में बॉन्डिंग होगी, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ए इंट्रैक्शन। इसी तरीके से यहाँ केवल प्योर बी है, तो यहाँ जब कुछ और है ही नहीं तो यहाँ पर बी और बी के पार्टिकल्स के बीच में एक बॉन्डिंग होगी जिसको हम बोल रहे हैं बी इंट्रैक्शन। लेकिन जब सॉल्यूशन फॉर्म हुआ तो यहाँ पर ए और बी दोनों के पार्टिकल्स आपस में कांटेक्ट में आए, तो यहाँ पर किस तरीके का इंट्रैक्शन होगा, यहाँ होगा ए बी इंट्रैक्शन। यानी अगर ए सॉल्यूट है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट इंट्रैक्शन। अगर बी सॉल्वेंट है तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। और अगर यहाँ पर ए बी बॉन्ड बना है, क्योंकि ए और बी दोनों से मिलकर यहाँ पर कंपाउंड बना है, तो ये ए बी बॉन्ड होगा, ए बॉन्ड बी बनेगा, और ये क्या होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। तो यहाँ पर कौन सा इंट्रैक्शन है, यहाँ पर है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन हो गया तब जाके सॉल्यूशन बना। यहाँ केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन है, और इधर सॉल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में इंट्रैक्शन है। अब हम क्या कहते हैं, अगर हम वैसे तो हम कहें कि वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल होता है, लेकिन अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकली देखें कि क्या कंडीशंस होती हैं कि वो आइडियल सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होता है, तो हम कहते हैं व्हेन सॉल्यूट इंट्रैक्शन, यानी ये जो बॉन्डिंग है, व्हेन सॉल्यूट इंट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। यानी मैं कहूँ कि जब सॉल्यूट इंट्रैक्शन, मैं डेफिनेशन बोलूँगा, व्हेन सॉल्यूट इंट्रैक्शन, यहीं लिख देता हूँ मैं, व्हेन
सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। अब इस सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन को आप ए बोल सकते हो और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन को आप बी बोल सकते हो। इज ऑलमोस्ट सिमिलर, इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द solute solvent interaction, similar to the solute solvent interaction is known as ideal solution, is known as ideal solution। यानी प्रैक्टिकली अगर हम इसको एक्सप्लेन करें आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच के पार्टिकल्स का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, तो वो क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन। कैसे होता है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए जब सारे कंपोनेंट ए ही थे तो इन ए के बीच में बॉन्डिंग थी, फिर जब सारे कंपोनेंट बी थे तो क्या हुआ, बी के बीच में बॉन्डिंग थी। जब ए और बी आपस में मिले तो क्या बना दिया इन्होंने, ए बी, 2AB बन गया होगा। जब बैलेंस करेंगे तो ये आएगा। अब ये 2AB यानी ये सॉल्यूशन कब बना होगा, जब ए के बॉन्ड टूटे होंगे और बी के बॉन्ड टूटे होंगे। जब हमने पढ़ा है केमिस्ट्री के अंदर, जब पुराने बॉन्ड्स ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होते हैं तभी तो न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, तभी तो इनके बीच में आपस में बॉन्डिंग हुई होगी, तभी तो AB बना होगा। तो ये जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखिए केमिस्ट्री में कहते हैं कि हम ये कह के मानकर चलते हैं कि जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। यानी किसी चीज़ को ब्रेक कराने के लिए अगर मुझे इसे तोड़ना है तो मुझे इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने इस A इंटरेक्शन को ब्रेक कराने के लिए 10 जूल एनर्जी दी, B इंटरेक्शन ब्रेक हुआ तो क्या हुआ, 10 जूल एनर्जी देनी पड़ी। अब AB इंटरेक्शन बना है, यानी AB बॉन्ड बना है, टूटा नहीं है। A और A टूटा और A टूट के AB टूट के AB बना। जब AB बना तो उनके बनने, जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगी थी, 10 और 10 टोटल एनर्जी कितनी थी, 20 जूल। और बॉन्ड फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी लगी, यानी जब बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो इस केस में भी कितनी हुई होगी, 20 जूल एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो इसका मतलब क्या है कि जितनी एनर्जी बॉन्ड को तोड़ने में दी गई उतनी ही एनर्जी बॉन्ड को रिलीज होने में बाहर आ गई। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट, अब ये ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड का इंटरेक्शन था, जितनी स्ट्रेंथ के साथ ये दोनों बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी दी थी, उतनी स्ट्रेंथ के साथ, उतनी एनर्जी के साथ वो बॉन्ड बना और उसने एनर्जी रिलीज कर दी। तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं हुआ। तो यहाँ क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ऑलमोस्ट, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर था किसके, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइडियल सॉल्यूशन। तो इन शॉर्ट आइडियल सॉल्यूशन अब आपको समझ में आ गया होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करें तो हम कहते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मीन्स बॉन्डिंग, solute solute interaction and solvent solvent interaction is almost similar to the solute solvent interaction that is known as ideal solution। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बारी आती है कि इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो किस तरीके का एग्जाम्पल बनाते हैं डेस्टर। तो किस तरीके का एग्जाम्पल बनता है, तो इस तरीके के सॉल्यूशंस का जो एग्जाम्पल होता है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो इस तरीके के सॉल्यूशन का जो एग्जाम्पल होता है, तो एग्जाम्पल होते हैं, देखिए क्या हमने क्या कहा, आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है, जिनके बीच में इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। अब इंटरेक्शन सिमिलर कब होगा, बॉन्डिंग सिमिलर कब होगी, बॉन्डिंग सिमिलर तब होगी जब दोनों का नेचर सिमिलर होगा। बॉन्डिंग सिमिलर तब होगी जब दोनों का नेचर सिमिलर होगा, यानी बॉन्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब सिमिलर होगा, जब दोनों का नेचर सेम होगा। तो जिनका नेचर सेम होता है वो क्या जिन सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर होता है वो क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। और जिनका नेचर सिमिलर नहीं होता वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या होगा, तो एग्जाम्पल जैसे बेंजीन है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और दूसरा अगर मैं कहूँ कि टोलुइन, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन दोनों ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो दोनों का नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर है। और जब ये दोनों हम आपस में मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी यहाँ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि यही एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहूँ एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन की बात करूँ
और नॉर्मल हेप्टेन की बात करूं तो हेक्सेन और हेप्टेन दोनों का नेचर सिमिलर है। ये भी एक हाइड्रोकार्बन की चेन है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन की चेन है। तो जब दोनों में हाइड्रोजन यानी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग है तो जितने बॉन्ड बनने में एनर्जी लगेगी उतनी ही बॉन्ड टूटने में एनर्जी रिलीज होगी, और इसलिए ये किसका आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कोई और सिमिलर नेचर वाले हम कंपाउंड्स लें, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मैंने ले लिया क्लोरोईथेन और दूसरा ले लिया मैंने ब्रोमोईथेन। क्लोरोईथेन और ब्रोमोईथेन की बात करें तो दोनों हैलोजेंस हैं और दोनों ही हाइड्रोकार्बन हैं। तो क्या है, ऑलमोस्ट नेचर सिमिलर है। तो जब नेचर सिमिलर है तो इंट्रैक्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, और अगर इंट्रैक्शन भी सिमिलर है तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर हो जाती है ये बात। अब आइडियल सॉल्यूशन जब हमारे पास क्लियर हो गया तो अब हमें एक बात और समझनी है, और वो क्या है, तो वो हमें ये है कि आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहाँ पर आइडियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि थ्योरेटिकल प्रेशर हमेशा किसके बराबर होता है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर के। थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर, TH फॉर थ्योरेटिकल, यहाँ पर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। इसका क्या मतलब है, यानी थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर हम कैसे निकालेंगे, तो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर हमारा किससे निकलेगा, इससे। PT इज इक्वल टू, यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड कंपोनेंट के सम कर देंगे उनके प्रेशर को, तो हमारा टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो अगर यहाँ से वैल्यू रख के अगर कोई प्रेशर आता है तो वो कैसा होगा, थ्योरेटिकल प्रेशर होगा, ठीक है। और उसी सॉल्यूशन के लिए अगर हम कोई एपरेटस, जैसे बैरोमीटर होता है प्रेशर को मीज़र करने का, तो एपरेटस से नापें। जो हमने थ्योरी के थ्रू हमने कोई मीज़र किया, थ्योरी के थ्रू एक रिजल्ट निकाला, और अब हम एक एपरेटस के थ्रू रिजल्ट निकाल रहे हैं उसी सॉल्यूशन में। उस सॉल्यूशन में प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑब्जर्व कर रहे हैं एपरेटस के थ्रू। तो एपरेटस के थ्रू जो रिजल्ट आया और हमारा थ्योरी के थ्रू जो रिजल्ट आया, जब दोनों रिजल्ट इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है, तब होता है आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन की पहली प्रॉपर्टी है कि लो, मैं पहली प्रॉपर्टी लिख देता हूं, द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, द ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर is always equal to the theoretical vapor pressure, equal to the theoretical vapor pressure, ठीक है। यानी यहाँ पर P theoretical is equal to होता है P observed। पहली कंडीशन है, अगर कोई सॉल्यूशन इस कंडीशन को फॉलो करता है, यानी उसका थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर दोनों इक्वल आते हैं, तो वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है आइडियल सॉल्यूशन की। सेकंड प्रॉपर्टी आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो एंथैल्पी मिक्सिंग। एंथैल्पी मिक्सिंग, या हम कहें कि एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू, एंथैल्पी चेंज इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। मीन्स डेल एच की वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है, जीरो के। ये किस केस में, आइडियल सॉल्यूशन के केस में। जैसे मैंने अभी अभी बताया था, ये हमारे क्या हैं, ये रिएक्टेंट हैं, ये दोनों क्या हैं, रिएक्टेंट, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट। तो अब मैंने कहा था कि अगर सपोज करते हैं इसको ब्रेक करने में 20 जूल की एनर्जी लगी, इस बॉन्ड को ब्रेक करने में 20 जूल की एनर्जी लगी, और इस बॉन्ड को फॉर्म होने में कितनी एनर्जी लगी, उतनी एनर्जी उसने रिलीज कर दी, कितनी, 20 जूल की एनर्जी। तो क्या होगा, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी अगर मैं करता हूं तो यानी फाइनल एनर्जी, फाइनल एंथैल्पी, क्योंकि डेल एच यानी चेंज इन एंथैल्पी का मतलब क्या है, फाइनल एंथैल्पी, यानी फाइनल एंथैल्पी को मैं H2 कह दूं और इनिशियल एंथैल्पी को H1 कह दूं, तो फाइनल कितनी है, प्रोडक्ट में कितनी रिलीज हुई, 20 जूल, और रिएक्टेंट को कितनी दी थी, 10 प्लस 10 जूल। 10 प्लस 10 जूल तो क्या हुआ, 20 माइनस 20 करोगे तो क्या आएगा, 0। 20 माइनस 20 मीन्स 0। तो यहाँ पर एंथैल्पी में चेंज नहीं आता है। जितनी एनर्जी बॉन्ड के ब्रेक होने में लगती है उतनी एनर्जी बॉन्ड के फॉर्म होने में रिलीज हो जाती है। तो यहाँ पर डेल एच की वैल्यू, एंथैल्पी चेंज क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, 0। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम मिक्सिंग। वॉल्यूम मिक्सिंग जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल वी बेस में लगा देते हैं मिक्सिंग, ऑलवेज इक्वल टू 0। वॉल्यूम मिक्सिंग भी यहाँ पर क्या होती है, 0 होती है। वॉल्यूम मिक्सिंग 0 का एग्जाम्पल कैसे होगा, तो समझिए कि सपोज करते हैं हमारे पास कोई कंपोनेंट A था जिसका वॉल्यूम 5 ml था,
एक कंपोनेंट बी था जिसका वॉल्यूम 5 ml था, इन दोनों को एक ही में मिला दिया गया, यानी दोनों को एक सॉल्यूशन बना दिया गया। तो अब जो फाइनल वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, 10 ml। फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा, 10 ml। और हम अगर वॉल्यूम में चेंज निकालेंगे तो चेंज कैसे निकलता है, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम हमारा कितना है, 10। इनिशियल शुरू में कितना था, 5 और 5 + 5 यानी 10 ही हो गया और ऑलमोस्ट 0। तो यहाँ पर अगर मैं एक सॉल्यूट का वॉल्यूम 5 ml ले रहा था और सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी मैं 5 ml ले रहा था, तो अगर मैं इन दोनों को आपस में मिलाऊंगा तो सॉल्यूशन जो बनेगा वो कितने ml बनेगा, 10 ml। तो यहाँ पर 10 ml बना, 5 वॉल्यूम मिलाने पर 10 ही ml बना, ना उससे कम हुआ ना ज़्यादा हुआ। तो यहाँ पर वॉल्यूम में चेंज कितना आया, 0। आप देख सकते हो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, 0 आया। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम मिक्सिंग भी 0 होता है, एंथैल्पी भी 0 होती है, एंथैल्पी चेंज भी 0 होता है, और थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर के हमेशा बराबर आता है। ठीक है, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर के हमेशा बराबर आता है। और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। और एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के, तो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं बेंजीन टोलुइन, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देख लीजिए आप इसको, होप आपने इसको देख लिया होगा। अब मैं इस कंसेप्ट को रब कर रहा हूँ और हम बढ़ रहे हैं आगे की ओर। और हमारा कंसेप्ट अब क्या आएगा, अब हमने आइडियल सॉल्यूशन तो डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो चलिए करते हैं स्टार्ट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एक बात तो समझ में आ गई होगी, जब नॉन किसी वर्ड, किसी सब्सटेंस के आगे, या हम कहें कि किसी वर्ड के आगे नॉन लगा होता है तो नॉन का मतलब नेगेटिव होता है। नॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब अब बात समझ में आ रही है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो आइडियल तो नहीं होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जो आइडियल ना हो, तो वो क्या हो, तो हम क्या कहेंगे, आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या थी, तो आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन थी अ सॉल्यूशन विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ। एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है। तो हम इस केस में क्या कहेंगे, अ सॉल्यूशन विच do not follow Raoult's law, which do not follow Raoult's law are known as उसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो वो क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है बच्चों, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन फर्दर 2 पार्ट में बढ़ जाता है, या हम इसको डिवाइड कर देते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम फर्दर 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरीके का होता है। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरीके का कैसे होता है, तो फर्स्ट होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, विद पॉजिटिव डेविएशन। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसा होता है, पॉजिटिव डेविएशन वाला, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा कैसा होता है, तो दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरीके का हो जाता है, एक पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसको भी आप ऐसे ही लिख लीजिए, पॉजिटिव डेविएटेड लिख लीजिए, दोनों सिमिलर हो जाएंगे। पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और दूसरा कौन सा है, नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 तरीके के होते हैं। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो ना करे। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब बोलेंगे और नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब बोलेंगे, अब ये हम समझना है। तो हमें अगर ये समझना है तो पॉजिटिव डेविएटेड के केस में क्या होता है कि पी ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा आता है थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से। जब ऑब्जर्व्ड किसी सॉल्यूशन में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि वो कैसा है, पॉजिटिव डेविएटेड आइडियल सॉल्यूशन है। वहीं नेगेटिव डेविएटेड
नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या कहेंगे कि जब ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से क्या आए, कम आए, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से कम आए तो वो क्या होता है, नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी यहाँ ऑब्जर्व्ड प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज़्यादा आ रहा है। हमारा थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर क्या था, P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB, ये तो हम थ्योरी से निकालेंगे। जब इसकी वैल्यू और जो हमने एपरेटस से निकाली है उस वो वाली वैल्यू, वो एपरेटस से निकालने वाली वैल्यू इस वाली थ्योरी के थ्रू निकलने वाली वैल्यू से ज़्यादा आएगी तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव डेविएशन। जब एपरेटस के थ्रू मेजर की गई वैल्यू हमारी थ्योरी के थ्रू मेजर की गई वैल्यू से कम आएगी तो वो कहलाएगा नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन। अब वन बाय वन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को डिस्कस करते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव डेविएशन में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से, और नेगेटिव डेविएशन में ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से कम होगा। कैसे होगा, किन कंडीशंस में होगा, तो अब हम वो डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ ले रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन को डिस्कस कर रहे हैं। पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन कब होता है, तो ये तो मैंने बता दिया कि अ सॉल्यूशन। अब इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो डिफाइन करने में तो हमने नॉन आइडियल तो डिफाइन कर दिया कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता। अब पॉजिटिव डेविएशन में हम क्या कहते हैं, अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट, ए को मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉल्यूट, तो ये क्या है, सॉल्यूट इंटरेक्शन, इन विच सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट। देखो इस नॉन आइडियल को, पहले मैं नॉन आइडियल को डिफाइन कर रहा हूँ, फिर पॉजिटिव को डिफाइन करूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। इसको मैं और दूसरे तरीके से कैसे कर सकता हूँ, अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज not equal to solute-solvent interaction is not equal to solute-solvent interaction are known as नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी मैं नॉन आइडियल को ही डिफाइन करा मैंने, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे हमने आइडियल सॉल्यूशन को दो टर्म में डिफाइन किया था, कैसे कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल, और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन सिमिलर होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के, तो वो भी आइडियल। इसी तरीके से यहाँ पर नॉन आइडियल के लिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता वो नॉन आइडियल, और या फिर हम कहें कि जहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इक्वल नहीं होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन के, तो वो क्या कहलाता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने तरीके का, तो दो तरीके का, एक पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम क्या कहते हैं, तो पॉजिटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम कहते हैं कि वहां पर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज़्यादा आता है, और नेगेटिव डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कहते हैं कि वहां पर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से कम आता है। अब बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। चलिए भाई, अब हम पॉजिटिव डेविएशन की डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है। तो जब हम पॉजिटिव डेविएशन को डिस्कस करते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन में हम क्या कहेंगे, अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज नॉट इक्वल टू, तो वो तो है ही, इज नॉट इक्वल टू का मतलब ये ना वर्ड यूज करके, ये तो हो गया था नॉन आइडियल के लिए। अब हम कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन के लिए, सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन is lesser than या हम कहें कि greater than solute-solvent interaction, that is known as positive deviated solution, that are known as positive deviated solution। पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास एक कंपोनेंट है ए, ठीक है, और इसके अंदर सारे कौन से बॉन्ड होंगे, ए के। इसी तरीके से हमारे पास एक कंपोनेंट है बी, तो इसके अंदर सारे बॉन्ड कैसे होंगे, बी इंटरेक्शन होगा। और जब हमने इस ए और बी इंटरेक्शन वालों को आपस में मिलाया तो हमारे पास मिला ए बी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ए और बी का, ए
ए और बी के पार्टिकल्स का यानी सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का नेचर आपस में बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट नेचर के हैं। जब ये दोनों ही ऑपोजिट नेचर के हैं तो क्या होगा, ये दोनों अच्छे से बॉन्डिंग नहीं करेंगे। जब ये यहाँ पर अच्छे से बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो यहाँ पर बॉन्डिंग क्या होगी, वीक। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन है, ये वाला जो इंटरेक्शन है ये वीकर होगा, ये वीकर होगा किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन से, या फिर मैं कहूँ सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेंगे वो वीक बॉन्ड बनेंगे, किससे, इन वाले बॉन्ड से, या मैं कंपेयर करूं इन वाले बॉन्ड से। तो जब यहाँ सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं वो सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से वीक होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। एज अ सॉल्यूशन क्या कहलाता है, पॉजिटिव डेविएशन। यही बात हमने यहाँ कही है कि यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज़्यादा है, किससे, इससे, तो इसका इंटरेक्शन कम है, वीक है, और इनका इंटरेक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है। अब पॉजिटिव डेविएशन में ये तो हमें बात समझ में आ गई। अब बस ये ध्यान रखना, क्योंकि हमें यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम्पल में हमें ये ध्यान होना चाहिए कि एग्जाम्पल किस तरीके से देना है। तो एग्जाम्पल वो बनेंगे जिनके बीच में नेचर अच्छा नहीं होगा या जिनका नेचर सिमिलर नहीं होगा। जैसे एक ऑर्गेनिक दूसरा इनऑर्गेनिक, तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इसका एग्जाम्पल क्या, किसके एग्जाम्पल होंगे, वो पॉजिटिव डेविएशन के। क्लियर होती है ये बात। तो चलिए अब पॉजिटिव डेविएशन के आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है पॉजिटिव डेविएशन की, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वीकर, अब ये भी एक्सप्लेन करा है, इज वीकर देन किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से। जब ये वाला इंटरेक्शन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का इंटरेक्शन वीक होता है सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, तो क्या आता है, पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा केस बनता है यहाँ पर कि ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से। यहाँ पर जो ऑब्जर्व हम एपरेटस के थ्रू जो प्रेशर मेजर करते हैं वो ज़्यादा आता है किससे, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से। थर्ड अगर हम बात करें तो थर्ड होता है यहाँ पर कि अगर हम कहें कि डेल एच एंथैल्पी चेंज यहाँ पर हमेशा ग्रेटर देन होती है 0, एंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन 0 होती है, यानी डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है। और आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, जिन रिएक्शंस के लिए डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव आती है वो रिएक्शंस कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक। वो रिएक्शंस कैसी होती हैं, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं, जिनको हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिनको हमें एनर्जी देनी पड़ती है। कैसे, जैसे हमने कहा कि यहाँ इंटरेक्शन था AA और बी सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में था BB, और इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाए AB। तो होगा क्या, इस बार हमने कहा कि इसको तोड़ने के लिए 10 जूल की एनर्जी दी, इसको भी तोड़ने के लिए 10 जूल की एनर्जी दी, ठीक है, 10 जूल की एनर्जी इसको दी, 10 जूल की एनर्जी इसको दी। और हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ से रिलीज कितनी हुई, यहाँ से रिलीज कितनी हुई, यहाँ से रिलीज हुई 15 जूल की एनर्जी। यहाँ से बॉन्ड को तोड़ने में टोटल एनर्जी तो दी 20 जूल और रिलीज कितनी हुई 15 जूल। जब टोटल रिलीज कितनी हुई, उल्टा हो गया, रिलीज हुई 24 जूल, रिलीज हुई 24 जूल, यानी हमने एनर्जी दी कितनी थी 20 जूल, 20 जूल, और निकली कितनी 24 जूल। तो जब 24 जूल निकली तो डेल एच को अगर मैं यहाँ देखूँ तो डेल एच इज इक्वल टू H2 माइनस H1 होता है या नहीं होता है, फाइनल एंथैल्पी माइनस इनिशियल एंथैल्पी। फाइनल एंथैल्पी हमारे पास कितनी है 24, इनिशियल एंथैल्पी हमारे पास कितनी थी 10 और 10 20। तो डेल एच हमारे पास कैसा आ गया, डेल एच इस बार आ गया हमारे पास पॉजिटिव, और पॉजिटिव कितना, पॉजिटिव 4। तो ये क्या है, ये है अगर ऐसा कोई केस बनता है जहाँ पर एनर्जी दी जाए ज़्यादा, यानी दी जाए जितनी ज़्यादा एनर्जी दी जाए उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो, यानी अगर हमने यहाँ पर 20 जूल एनर्जी दी है तो 24 जूल एनर्जी सपोज करते हैं रिलीज हो रही है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, 24 जूल का मतलब क्या है, ये अपने पास से तो एनर्जी 4 जूल एनर्जी अपने पास से लाया नहीं होगा, 20 जूल तो हमने बॉन्ड तोड़ने के लिए दी और 4 जूल फिर दोबारा दी बॉन्ड को बनाने के लिए, यानी हमारी तरफ से एनर्जी दी जा रही है और इसलिए डेल एच की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन में AB इंटरेक्शन वीकर होता है, ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज़्यादा आता है, डेल एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, अभी अभी प्रूव करके दिखाया। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है वॉल्यूम मिक्सिंग।
वॉल्यूम मिक्सिंग जो होता है यहाँ पे डेल वी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होती है। अब इसका मतलब क्या है कि मैं कहता हूँ कि हमने क्या किया, 5 ml लिया एक ए कंपोनेंट, 5 ml लिया था बी कंपोनेंट, और मैंने अभी भी बताया कि ये दोनों कंपोनेंट के बीच में नेचर अच्छा नहीं है, यानी नेचर सिमिलर नहीं है। जब नेचर सिमिलर नहीं है तो बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, और जब बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, और जब वो एक दूसरे से अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, अगर ये आइडियल होता तो ये कितना बनता, ये फाइनल वॉल्यूम कितना बनता इन दोनों को मिलाने पर, इन दोनों को मिलाने पर फाइनल वॉल्यूम बनता पहला वाला वॉल्यूम VA + VB, और ये कितना होता 10 ml सपोज करते हैं, होना चाहिए था। लेकिन इस केस में जब इनकी बॉन्डिंग ही अच्छी नहीं है तो एक के ऊपर एक आकर बैठ गया, और एक के ऊपर एक आकर बैठ गया तो वॉल्यूम जो 10 ml होना था वो 10 ml ना होके वॉल्यूम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, 10 ml से ज़्यादा आ जाता है। तो ये जो वॉल्यूम बढ़ा है ये किस केस में बढ़ता है, पॉजिटिव डेविएशन में। तो यहाँ क्या है, डेल वी की वैल्यू क्या आती है, ग्रेटर देन 0 आती है। डेल वी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कैसे आएगी, तो डेल वी इज इक्वल टू होगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। सपोज करते हैं फाइनल वॉल्यूम कितना था 10 और प्लस समथिंग, सपोज करो 2 ml और बढ़ गया तो 10 + 2 हम कह रहे हैं 12 ml फाइनल वॉल्यूम था हमारा, और इनिशियल वॉल्यूम क्या था 5 और 5 10। तो क्या हुआ, हमारा टोटल वॉल्यूम कितना आया, टोटल वॉल्यूम आया हमारे पास पॉजिटिव में कितना 2। तो क्या होता है कि जब यहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है तो बॉन्डिंग अच्छी ना होने की वजह से दो सॉल्यूट और किसी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने पर उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है एक्चुअल वॉल्यूम से। किस केस में, पॉजिटिव डेविएशन में। रीज़न, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती है। ये आपको क्लियर हो जाता है। अब मैं यहाँ कुछ इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ। पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हो जाएगा वाटर और आपका बेंजीन। अब आप खुद देखिए, वाटर और बेंजीन का मैंने एक एग्जांपल लिया। वाटर क्या है, वाटर एक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जबकि बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो बॉन्डिंग क्या है, नेचर डिसिमिलर है, और जब नेचर डिसिमिलर है तो ये कौन सा डेविएशन दिखाएगा सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरीके से मैं कहूँ कि इथाइल अल्कोहल, मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल में क्या डाल दूँ, साइक्लोहेक्सेन। तो इथाइल अल्कोहल में अगर मैं साइक्लोहेक्सेन डाल दूँ तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा, फिर दोनों का नेचर डिसिमिलर है, और जब दोनों का नेचर डिसिमिलर है तो ये क्या होंगे, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे। इसी तरीके से 2000 अभी जो एग्जाम हुआ है आपका 90-20 वाले बैच का, तो एसीटोन और प्योर इथेनॉल ये पूछा गया था। एसीटोन एंड प्योर इथेनॉल किसका एग्जाम्पल होते हैं, कौन सा डेविएशन शो करते हैं, तो ये भी कौन सा डेविएशन शो करते हैं, ये डेविएशन शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन। 2019-20 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। इसी तरीके से मैं एक आध एग्जाम्पल और ले सकता हूँ, वो क्या होगा, जैसे बेंजीन और दूसरा हो गया आपके पास एसीटोन। बेंजीन में बेंजीन प्लस एसीटोन इसका एग्जाम्पल होता है। इसी तरीके से हम लोग नेगेटिव डेविएशन को भी शो कर सकते हैं। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें AB इंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, किससे, सॉल्यूट इंट्रैक्शन से और सॉल्वेंट इंट्रैक्शन से। मींस एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी सॉल्यूट या सॉल्वेंट इंट्रैक्शन से, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसमें देखो, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंट्रैक्शन कब स्ट्रांग होगा, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा। जब बहुत ज़्यादा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा, और तो वहाँ किस तरीके का बॉन्डिंग बनेगी, क्या होगा, वहाँ पर होगा AB इंट्रैक्शन, यानी AB इंट्रैक्शन स्ट्रांग होगा, और ऐसा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब नेगेटिव डेविएशन का उनको जो सॉल्यूशन होते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर, यानी हम अगर एपरेटस के थ्रू वेपर प्रेशर निकालते हैं तो थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से हमेशा कम आता है। कैसे, देखिए आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर ये है, ये क्या है हमारा थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। लेकिन जब हम ऑब्जर्व्ड निकालेंगे तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर हमारा ये ना आके कैसे आएगा, ये वाला, ये डॉटेड लाइन है। तो डॉटेड लाइन का मतलब है कि थ्योरेटिकल से कम आया है। एपरेटस के थ्रू मेजर करने वाला थ्योरेटिकल से कम आता है, और ये थ्योरेटिकल वाला फाइनल प्रेशर कब कम आएगा, जब PA
की वैल्यू कम होगी और पी बी की वैल्यू कम होगी, तो पी टी की वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। तो नॉन आइडियल के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है, और ये जो डॉटेड दिखाया गया है ये ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर दिखाया गया है, जबकि प्रॉपर लाइन से थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर है। तो ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से कम होता है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नॉन आइडियल का कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन स्ट्रांग होता है सॉल्यूट सॉल्यूट से और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। डेल एच एंथैल्पी चेंज यहाँ पर लेसर देन जीरो होता है। एंथैल्पी चेंज लेसर देन जीरो का मतलब यहाँ पर डेल एच की फाइनल वैल्यू नेगेटिव आती है, और जिन रिएक्शन में डेल एच की वैल्यू नेगेटिव आती है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाती है। यानी यहाँ पर डेल एच की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब है कि यहाँ पर एनर्जी दी नहीं जा रही है, यहाँ पर एनर्जी अपने आप रिलीज हो रही है। यानी हमने दो चीज़ों को आपस में मिलाया और हमने 10 जूल एनर्जी दी। 10 जूल एनर्जी देने पर क्या हुआ कि यूज़ कितनी हुई 15 जूल, और 5 जूल एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो यहाँ पर एनर्जी जब रिलीज़ होगी तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव डेविएशन आएगा। इस तरीके से वॉल्यूम चेंज भी यहाँ पर क्या होता है, जीरो से कम। यानी कम का मतलब, जीरो से कम का मतलब है कि सपोज करते हैं कि हमने 5 ml एक सब्सटेंस लिया था, ठीक है, 5 ml ही दूसरा सब्सटेंस लिया था, तो एक्चुअल में आना कितना चाहिए था, 10 ml आना चाहिए था, ये 10 ml। लेकिन जब हम मेज़र करते हैं तो ये वॉल्यूम 10 ना आके 10 से कम आता है, ये वॉल्यूम 10 ना आके 10 से कम आता है। सपोज करते हैं 8 ml आया, ठीक है। तो अब ये 8 ml क्यों आया, क्योंकि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। तो अब मैं अगर डेल वी निकालूं तो क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम कितना है 8 ml, इनिशियल वॉल्यूम कितना था हमारा 10 ml, तो क्या होगा, डेल वी हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, जितना वॉल्यूम डाला जाता है उतना वॉल्यूम हमें मिलता नहीं है, उससे कम वॉल्यूम मिलता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो जाता है। और यहाँ पर अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की बात करूँ, फाइनल वॉल्यूम का जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको मैं आइडियल सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर करूँ तो हमेशा हमेशा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होगा, देखो बॉन्ड स्ट्रांग होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, बॉन्ड वीक बनेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम। तो यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रांग है तभी तो वॉल्यूम कम हुआ है। जब बॉन्ड स्ट्रांग है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज़्यादा। किससे, आइडियल सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से। अगर हम आइडियल सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट से नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन को कंपेयर करते हैं तो नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है आइडियल सॉल्यूशन से। और यही बात अगर हम पॉजिटिव डेविएशन के लिए करें तो पॉजिटिव डेविएशन में बॉन्डिंग क्या होती है, वीक। वहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन अभी हमने पढ़ा था स्ट्रांग नहीं होता है, तो वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, आप इसको लिख लेना, वहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के केस में। पॉजिटिव डेविएशन के केस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो होता है पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन का लेसर देन होता है किससे, आइडियल सॉल्यूशन से, लेसर देन होता है आइडियल सॉल्यूशन से। तो इस तरीके से हमारा ये कंसेप्ट कंप्लीट हो जाता है। और इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो नेगेटिव डेविएशन में एग्जांपल्स होते हैं H2 और HNO3 को अगर हम मिलाएं तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। क्लोरोफॉर्म और प्रोपेनोन नेगेटिव डेविएशन करता है, इस तरीके से इसमें H बॉन्डिंग भी हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। वाटर और HCl भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।